हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम ईवीएस पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, लास्ट तक स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लिए है? सीटेट जुलाई 2024 के लिए है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। जितने भी क्वेश्चन, अभी 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी से होंगे, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से पेडागोजी के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, डू दिस एंड फाइंड आउट इन ए डिफरेंट टॉपिक ऑफ ईवीएस बुक एम्स एट। यानी आप ईवीएस की बुक्स में, आप जो एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक्स है उसमें ये लाइन दी रहती है कि डू दिस एंड फाइंड आउट, यानी बच्चों को खुद करने के लिए बोला जाता है और आप खुद उसका पता लगाने के लिए बोला जाता है। तो ये वाला जो लाइन दिया रहता है ईवीएस की टेक्स्ट बुक में, है ना, प्राइमरी लेवल पर, ये क्यों दिया जाता है? इन डिफरेंट टॉपिक ऑफ ईवीएस बुक एम, यानी इसका एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना होगा कि आखिर इसके देने का पर्पस क्या है। पहला है कीपिंग स्टूडेंट इंगेज, दूसरा है प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है लर्निंग साइंटिफिक टर्म, एंड चौथा ऑप्शन बोल रहा है अटेनिंग लर्निंग आउटकम थ्रू गुड परफॉर्मेंस इन अ एग्जामिनेशन। तो परफॉर्मेंस की बात करने के लिए नहीं है, वो क्या है, आप जब आपका जो चैप्टर रहता है, चैप्टर के बीच बीच में इस तरह की टॉपिक दी रहती है, जिससे क्या होगा कि बच्चे क्या रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, इंगेज रहेंगे, है ना। उस चैप्टर के साथ उनका लगाव बढ़ेगा, क्योंकि बीच बीच में क्या करेंगे, वो एक्टिविटी करेंगे। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है कि कीपिंग स्टूडेंट इंगेज और प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। तो ये दोनों टॉपिक अच्छा है ना, दोनों सही है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें ये ऑप्शन इंक्लूडेड है। देखिए जब हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेंगे तो बच्चे तो इंगेज रहेंगे ही, बच्चे इंगेज रहेंगे, बच्चे क्या रहेंगे, व्यस्त रहेंगे उस चीज़ को करने में। तो आपका यहाँ पे बेटर ऑप्शन कौन सा है, प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, है ना। कोशिश करूंगी कि मैं बाइलिंगुअल भी लेकर आऊं आगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ईवीएस टेक्स्ट बुक। यानी ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है, जो प्राइमरी लेवल पर चलती है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या उसमें उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, आपको बताना है ना। सबसे पहला ऑप्शन है, इट कैटर टू द नीड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। बिल्कुल सही बात है, ईवीएस की टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कुछ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, कोई बहुत रिच फैमिली से आते हैं, है ना, पुअर फैमिली से, कोई बच्चे स्पेशल हैं, है ना, कोई बच्चे गिफ्टेड है। तो हर तरह के बच्चे क्लासरूम में होते हैं। तो टेक्स्ट बुक को आपको इस तरह से बनाना है ताकि डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके, है ना। अब देखिए चैप्टर कैसे दिए जाते हैं ईवीएस के चैप्टर, ईवीएस की बुक में आप देखोगे तो चैप्टर एक तो स्टोरी बेस्ड होते हैं ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। दूसरा क्या है, कोई चैप्टर आपको बहुत टफ मिलेगा तो कोई चैप्टर बहुत ही इजी मिलेंगे। तो हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएस की टेक्स्ट बुक को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। फिर भी हम और ऑप्शन को चेक करेंगे। इट कंटेन ट्रू स्टोरी एंड इंसिडेंट होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टोरी एंड इंसिडेंट को दिया जाता है, ठीक है। इट प्रेजेंट नेचुरल एंड सोशल कल्चरल कंटेंट इन इंटीग्रेटेड मैनर, ये भी रहता है। इट फोकस ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, तो ये एक्सप्लेन करना है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी अमूर्त चीज़ों के
को एक्सप्लेन किया जाता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको इन तीनों में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसमें से सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए कि हर बच्चे की नीड को वो फुलफिल करे, हर बच्चा उससे बेनिफिट उठा सके। और ये दोनों लाइन आप अगर ये ऑप्शन देखोगे तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए कि किस तरह से हम रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचेंगे, तब जाके आप बेटर ऑप्शन दे पाओगे। और यही आजकल ईवीएस के एग्जाम में हो रहा है या सीटेट ले रहा है एग्जाम कि आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको उसमें से बेटर ऑप्शन है ना आपको टिक करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए ताकि सारे बच्चे की नीड को, इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग ईवीएस, यानी ईवीएस पढ़ने का अब मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है ना, उद्देश्य क्या है ईवीएस पढ़ने का, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है इनेबलिंग स्टूडेंट टू लर्न एंड रिकॉल की टर्म एंड डिस्टिंक्शन, यानी बच्चे को लर्न करने के लिए आपको तैयार करना है और वो रिकॉल कर सके। रिकॉल करने का मतलब रट सके, याद कर सके। तो रिकॉल करना यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। बच्चों को रटवाना है ना, ये सब चीज़ें क्या होती है, नेगेटिव वर्ड होती हैं। तो ये हमें क्या करती है, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग होने का इस तरह के स्टेटमेंट रॉन्ग माने जाते हैं ना। तो आपको नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड पे ध्यान रखना है। ऐसा ऑप्शन जिसमें बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई गई हो, चाइल्ड सेंटर अप्रोच के बारे में बताया गया हो, इंटीग्रेटेड मैनर में बताया गया हो, इंक्लूसिव का बात की गई हो, वो ऑप्शन आपका चांसेस रहता है कि राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉल की बात हो रही है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इनेबलिंग स्टूडेंट टू डू क्वेश्चनिंग बिल्कुल सही है। बच्चों को इस तरह से आपको तैयार करना है, एबल बनाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लासरूम में अराइज कर सके, क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, है ना, उनको इंटरेस्ट रहेगा तभी तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इनेबलिंग स्टूडेंट टू रिजेक्ट ईच अदर कल्चर, देखिए एक दूसरे के कल्चर को आपको रिजेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव वर्ड आ गया कि आपको इग्नोर करना है, रिजेक्ट करना है दूसरे कल्चर को। ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, सारा कल्चर जो है, सारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है और सबके कल्चर को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल वैल्यू देनी है। तो ये भी गलत हो गया। इनेबलिंग स्टूडेंट टू ग्रो इनटू ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिल्कुल सही है। आपको बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर करना है, बनाना है ताकि वो आगे चल के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। उन्हें ये पता रहे कि हमें पानी बर्बाद नहीं करनी है, पानी जो है वो लिमिटेड में है, फ्रेश वाटर हमारे पास, तो उस तरह से पानी। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनेंगे, जब हमें पता होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी एंड डी आर द करेक्ट होगा, बी और डी। किस ऑप्शन में बी और डी है? ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी आर द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा। इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन टू, यानी एनसीईआरटी जो बुक है ईवीएस की, उसमें किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया है, किस चीज़ को वैल्यू दिया गया है। प्रायोरिटी मतलब किस चीज़ को महत्व दिया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रोवाइड या पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर फॉर द कंटेम्पलेशन एंड द वंडरिंग। ये वर्ड एकदम बिल्कुल है, सही है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सके और उनके मन में क्या रहे, बच्चे क्यूरियस रहे, किसी भी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक रहे, है ना, जागरूक रहे। तो ये बिल्कुल सही लाइन है। एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये नहीं है। एक्सप्लेन डिफिनेशन ऑफ द कीवर्ड, डिफिनेशन से दूर जाने को एनसीए बोला है कि आपको डिफिनेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस सीट, ये भी, यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिस सीट दे के बच्चों को रटवाने वाली बात हो गई, ये भी नहीं करना। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा लग रहा है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर फॉर द कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द ऑप्शन नंबर ए विल बी द
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोलता है? एनसीएफ 2005 हैज नॉट रिकमेंडेड एनी टेक्स्ट बुक फॉर द ईवीएस ऑफ क्लास 1 एंड 2। अब आपको पता होगा कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस नहीं चलता है, तो ईवीएस 1 और 2 के बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है? थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और लैंग्वेज का यूज करके, यानी भाषा और गणित के थ्रू बच्चों को ईवीएस को बताया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके बाद क्लास 3 से ईवीएस की बुक एनसीईआरटी की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन और रीजंस इज आर, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एनसीएफ 2005 है उसने टेक्स्ट बुक नहीं दी है क्लास 1 एंड 2 में ईवीएस की, क्यों नहीं दी है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? आपको एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए। पहला क्या है? टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। दूसरा ऑप्शन है एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 एंड 2 आर वेरी यंग टू लर्न ईवीएस। तीसरा ऑप्शन है ईवीएस इज सुटेबल फॉर क्लास 3 ऑनवर्ड, ईवीएस क्लास 3 ऑनवर्ड के लिए ही सुटेबल है। और अगला ऑप्शन है टू रिड्यूस द लोड ऑफ कैरिकुलम ऑन प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रेन। तो देखिए, सबसे अगर अच्छा ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर एक डी है ना, डी होगा, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे क्लास 1 और 2 के बच्चे क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुक का लोड नहीं देना है। तो जिस चीज़ को आपको पढ़ाना है उसको आप लैंग्वेज के थ्रू और मैथमेटिक्स के थ्रू आप उसको इंट्रोड्यूस कराइए। उसके बाद जब वो ईवीएस के बारे में कुछ जानने लगेंगे तब आप 3rd क्लास से ईवीएस की बुक लाइए। दूसरा, प्रोवाइड कंसेप्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है ना, तो ये ऑप्शन यानी ए एंड डी इसमें सही हो जाएगा। ये भी कि बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना है, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करके, यानी ए एंड डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? ए कॉम्पिटेंट ईवीएस टीचर यूज पेडोलॉजिकल प्रोसेस विच आर। एक ईवीएस के टीचर है ना, उसको अपने पेडोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि आप किस तरह से ईवीएस को पढ़ा रहे हैं। द वे ऑफ टीचिंग आप बोल सकते हो, तो किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर। पेडागोजी का मतलब क्या है? पढ़ाने का एक तरीका होता है ना। तो ईवीएस टीचर अपने पेडोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे यूज कर सकता है, क्या उसको ध्यान देना चाहिए पेडोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करने समय? तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रू टू द चाइल्ड लाइफ, बच्चे की लाइफ के लिए ट्रू हो, सही हो, ये सही ऑप्शन है। ट्रू टू द सब्जेक्ट, ये भी सही है। ट्रू टू द स्कूल, ये भी सही है। ट्रू टू द चाइल्ड्स लाइफ एंड सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे इंक्लूडेड है, बच्चे की लाइफ के लिए भी सही हो और सब्जेक्ट के लिए भी सही हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेटर है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप आराम से देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विच इज द मेन एम ऑफ गुड असेसमेंट इन ईवीएस? आपको ईवीएस में असेसमेंट करना है, आकलन करना है ना, तो उसके लिए सबसे मेन एम क्या होना चाहिए, मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए गुड असेसमेंट में ईवीएस में? सबसे पहले रिवीजन ऑफ द लेसन, अगर आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन करा रहे हो तो आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी होगी। एक्सटेंसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड कीप स्टूडेंट इंगेज। तो बेटर ऑप्शन क्या है आपका? एक्सटेंसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड कीजिए, उससे आपका जो असेसमेंट करने का क्या होगा, जो एम होगा, उद्देश्य होगा, वो फुलफिल होगा, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? As a EVS teacher, if you are asked to organize a field trip to a zoo, then what should be the major objective? यानी एज अ EVS टीचर अगर आपको बोला जाए कि आप एक फील्ड ट्रिप यानी बच्चों को बाहर ले जाते हैं, कभी जू ले जा रहे हैं, कभी म्यूजियम ले जाते हैं, है ना, कभी हम एनवायरमेंटल गार्डन लेके जाते हैं, तो आप क्या करोगे? व्हाट शुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव? तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा रहा है। अगर आप एक EVS की टीचर हो, एज ए EVS टीचर क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है ऑफर एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट, दूसरा है प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट टू द चिल्ड्रन, तीसरा है सेटिस्फाइंग पेरेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और चौथा ऑप्शन है टू चेंज मोनोटोनी ऑफ द रूटीन ऑफ द स्टडी। देखिए ये भी सही है कि जैसे एक तरह से क्लास चलते रहती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मोनोटोनी जो क्लास में जो क्या होती है, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसको हम मोनोटोनी कहते हैं। बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही तरह के रूटीन को फॉलो करते करते, तो ये भी सही है। ठीक है, पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करने के लिए होता है ना, कि पेरेंट्स उससे खुश हो जाए कि भाई मेरा बच्चा तो जू गया है आज घूमने, है ना, तो इसलिए नहीं होता। प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट,
ये भी सही है कि बच्चे फन भी कर सके, इंजॉय भी कर सके, क्योंकि क्लास क्या होती है, एक तरह से मोनोटोनस बन जाती है, तो उसको चेंज करने के लिए कुछ कुछ हम एक्टिविटी कराते रहते हैं क्लास में। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे कि ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रेन, तो ये ऑप्शन सबसे बेटर है कि इसमें अब फिर से यह फन और इंजॉयमेंट भी हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की मोनोटोनस वाली जो वे चली आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बेटर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ थीम ट्रेवल railway station depict utilization of community resources in EVS, which of the following will be the complete themed food? यानी यहाँ पे क्या दिया है, ट्रैवल आप थीम है, वन ऑफ द थीम है, वन ऑफ द 6 थीम में ट्रैवल आता है, तो ट्रैवल से रिलेटेड है रेलवे स्टेशन, है ना। रेलवे स्टेशन क्या है, एक प्लेस है ना। ट्रैवल का एक प्लेस है जहाँ से हम ट्रेन पकड़ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल है तो ये। तो अगर फूड के लिए सूटेबल देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रेलवे स्टेशन क्या है, प्लेस है, तो आपको फूड के लिए एक एग्जैक्ट प्लेस ढूंढना होगा। एग्रीकल्चर फार्म प्लेस है, फॉरेस्ट क्या है, ये भी प्लेस है, शॉपकीपर क्या है, ये प्लेस नहीं है, शॉपकीपर एक पर्सन को बोला जाता है, फार्मर इज अ पर्सन, तो प्लेस 2 जगह है। लेकिन फूड का प्लेस कौन है, फॉरेस्ट इज नॉट ए प्लेस ऑफ फूड। प्लेस अगर फूड के लिए अगर कोई प्लेस ढूंढना जाए तो वो क्या है, एग्रीकल्चर फार्म, वहाँ जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड क्या है अवेलेबल है, चाहे आप चावल हो गया, गेहूं हो गया, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जियां होंगी, वो कहाँ मिलती है, एग्रीकल्चर फार्म में, है ना। और ट्रैवल क्या है, रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस। ठीक है, समझ में आई बात। अगर ट्रैवल के जगह यहाँ पे क्या दिया रहता है, टीटी दिया रहता है या बस कंडक्टर दिया रहता है, तो आप किसको डालते, यहाँ पे फूड की जगह आप फार्मर को डाल सकते थे, क्योंकि पर्सन से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे प्लेस से रिलेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लास 1 to 5th? क्लास 1 to 5th में जो हम ईवीएस पढ़ाते हैं उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या होगा। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा बेटर आपको लग रहा है। ठीक है, एक्वायरिंग स्किल टू कैरी आउट हैंड ऑन एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, यानी आपको बच्चे में ऐसी स्किल डेवलप करनी है जिससे बच्चे क्या को हैंड ऑन एक्टिविटी, अपने हाथ से खुद एक्टिविटी करके इंडिपेंडेंटली कर सके, अकेले कर सके, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्टडिंग साइंस एट द मिडिल लेवल। इसलिए नहीं होता है कि बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं कि बच्चे आगे चल के साइंस, ईवीएस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइंस में कन्वर्ट हो जाता है, और ईवीएस को पार्ट कर दिया जाता है। अब हम 1 से 5th में ईवीएस में क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ते हैं, सोशल साइंस को पढ़ते हैं और साइंस को पढ़ते हैं, और 6 से ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो इसलिए नहीं होता है। ठीक है, डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और चौथा है हेल्पिंग लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि आपके क्लासरूम में जो भी लर्निंग हो रही है उसको आप कनेक्ट कीजिए जो बाहर की दुनिया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझ सकेंगे, है ना। आप जब किसी चीज़ को कनेक्ट कर दोगे, कोई मतलब कि कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, कोई किसी कॉन्सेप्ट को आप किसी बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, है ना, जो रूम में होता होगा, क्लासरूम में होता होगा, है ना, जो घर में होता होगा, उससे आप कनेक्ट कर दोगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, इवोपरेशन पढ़ा रहे हैं, इवोपरेशन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप बताओगे कि देखो घर में भी हमारा इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन टेक्निक के थ्रू जो हमारा मिट्टी के बर्तन रहते हैं जिसमें हम पानी रखते हैं, घड़ा होता है ना, मटकी होती है, तो उसमें वो उसका पानी ठंडा रहता है तो उसमें भी इवोपरेशन होता है। आप ग्लास में ठंडा पानी रख दो तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि ग्लास के आउटर एरिया में भी आपको पानी दिखेगा। तो इस तरह से आप आउटसाइड वर्ल्ड से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जब बच्चों को कनेक्ट करोगे तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which national curriculum framework यानी NCF recommended environmental study to be taught as an integrated curriculum area at the primary level? यानी किस नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में ये बताया गया कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडी को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है इंटीग्रेटेड
कैरिकुलम के थ्रू, यानी सब कुछ को मिला के। अब एनवायरमेंटल स्टडी का अगर हम देखा जाए तो किस क्या क्या उसमें समाहित है, उसमें आपका साइंस भी है, आपका सोशल साइंस भी है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी है। तो ये किस एनसीएफ में बताया गया था, सजेस्ट किया गया था, तो ये एनसीएफ 2005 में, जो कि सबसे रिसेंट का एनसीएफ माना जाता है, उसमें ये बताया गया था। याद कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू क्लास 3rd स्टूडेंट रमा टॉट दैट अ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रेन कॉन्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियर फैमिली एंड इफ द ग्रैंड पेरेंट एंड द अदर रिलेटिव स्टे अलोंग देन इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है ना। दो तरह की फैमिली मैंने पढ़ाया है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ाया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में है, रिलेशनशिप नाम का चैप्टर है, उसमें मैंने बताया है कि क्या होता है, दो तरह की फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक होती है जॉइंट फैमिली, जिसको हम एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली यानी जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, उनके चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन रहते हैं, कजिन्स रहते हैं, अंकल आंट रहते हैं, सब रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रमा टॉट दैट, ये रमा जो टीचर हैं वो पढ़ा रही हैं इस तरह से क्लास में कि न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे रहते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली में ग्रैंड पेरेंट भी साथ में रहते हैं, और अदर रिलेटिव यानी कजिन्स, चाचा चाची वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। अब आपका विचार क्या है, ये जो इस तरह से वो पढ़ा रही हैं, आप इनके पढ़ाने के तरीके से आप क्या समझते हो। ठीक है, पहला है द डिफिनेशन ऑफ फैमिली इज इनकरेक्ट, ये गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है, ये सही डिफिनेशन है कि जो चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली में फादर, मदर और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में सारे लोग रहते हैं। रमा इज इनसेंसिटिव टुवर्ड हर स्टूडेंट, ये भी गलत है कि वो इनसेंसिटिव है, उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बच्चों को कुछ भी पढ़ा रही है, ये भी नहीं है। टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस, ये बिल्कुल सही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली को इसी तरह से पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी और एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम, यानी ईवीएस क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है या उसके अंदर आती है, कौन कौन सी एक्टिविटी। पिक्चर रीडिंग बिल्कुल सही है, आती है। आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा और बच्चों से बोला जाएगा, उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, बस जैसे मान लीजिए कि पहाड़ बने हैं, है ना, सन है, नदी है ना, तो बच्चों को बोला जाएगा कि आप इसमें आप बताओ कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है, तो पिक्चर रीडिंग, है ना। फील्ड विजिट यानी फील्ड ट्रिप भी कराते हैं, और ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों टेक्निक हम यूज़ करते हैं ईवीएस टीचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोलता है हमसे। इन ईवीएस टीचिंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड इनरिचिंग इट इम्प्लाई, यानी क्या ईवीएस टीचिंग लर्निंग में हम क्या करते हैं, क्लासरूम लर्निंग को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किससे, लिंक करते हैं, किससे, आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर और क्या हो रहा है, बाहर भी कुछ दुनिया है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, इनरिचिंग इट्स इम्प्लाई, इसको इनरिच करने का, इसको बढ़ाने का तरीका क्या है पर्पस, आपको ये बताना है। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यहाँ पर बताने का मतलब है कि टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड आप जा रहे हो, बिल्कुल सही है। लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू एंड कंसर्न, ये क्लास बुक को हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड कंसर्न को इशू लिंक कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से। तीसरा है होल स्कूल अप्रोच, ये नहीं होगा। गोइंग बियॉन्ड कैरिकुलम, कैरिकुलम में तो ये बताया गया है, तो आप कैरिकुलम से बाहर कैसे जाओगे, कैरिकुलम में ये बात बताई गई है कि आपको क्लासरूम लर्निंग को कनेक्ट करना है आउटसाइड वर्ल्ड से, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गया। अब ऑप्शन ए और बी में आपको सेलेक्ट करना है। तो गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के बारे में एनसीएफ बोलता है कि आपको बच्चे को, आपको बुक तक, किताबों तक सीमित नहीं रखना है, आपको बाहर लेके जाना है, तो बेटर ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल स्टडी कैरिकुलम में लीड टू द होलिस्टिक लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन इफ इट इज, यानी एनवायरमेंटल स्टडी में जो कैरिकुलम दिया है वो क्या है, क्या करता है, लीड टू होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करिए, होलिस्टिक लर्निंग यानी बच्चे
हर तरीके से सीख सके, फिजिकली, कॉग्निटिवली, है ना, हर तरीके से बच्चे सीख सके। तो उसका क्या है, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज़। तो आपको जब आप बच्चे को होलिस्टिक लर्निंग प्रोवाइड करोगे तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो एक तो आप इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाओगे। अब इंटीग्रेटेड मैनर के मतलब क्या है कि इन्वायरमेंटल स्टडी में आप साइंस को भी लाओगे, आप एसएसटी को यानी सोशल साइंस को भी लाओगे, आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी लाओगे, है ना। इन तीनों को लाओगे तो इंटीग्रेटेड मैनर में तो होना है, ठीक है। इंक्लूसिव यानी हर बच्चे को इक्वल इम्पॉर्टेंट देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तब आपकी ईवीएस की जो स्टडी है कैरिकुलम से जो होलिस्टिक लर्निंग इन जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। और थीमेटिक बेस्ड होनी चाहिए। जो टॉपिक्स दी हुई है ईवीएस में, जो चैप्टर्स दिए हैं वो थीम बेस्ड हैं। हमने पढ़ा है कि जो हमारा ईवीएस है वो 6 थीम पर बेस्ड है। आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से मेन थीम है और कौन कौन से सब थीम है ना। 6 थीम है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में 6 थीमों का नाम लिखिएगा और बताइएगा कि कौन कौन से थीम में सब थीम हमें पढ़नी है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे आज के कुल 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो फिर 10-15 क्वेश्चन का आएगा। इस तरह करके हम ईवीएस का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपके ईवीएस में एटलीस्ट 30 आउट ऑफ 30 कोशिश कीजिएगा कि आ जाए, लेकिन 25 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।